सुप्रभात विद्यार्थियों। तो कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। अपने आज के विषय की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रोज़ का जो हम काम करते हैं हम वही काम करेंगे। तो हमारा आज का काम क्या है कि जो पिछले दिन हमने किया होता है हम उसकी दोहराई करते हैं। तो आज भी हम पहले उसकी दोहराई करेंगे। तो बच्चों, अपनी पिछली कक्षा में हमने क्या किया था? सोचो। जी हाँ, हमने ततारा व मीरो कथा पढ़ी थी। हमने ना केवल ततारा व मीरो कथा पढ़ी बल्कि उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर, उसके अतिरिक्त प्रश्न, हमने सब कुछ किया। ततारा व मीरो के बारे में पढ़ा कि वो कहाँ की कथा है, अंडमान निकोबार की कथा थी। ततारा के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा और ये कथा किस पर आधारित थी? ये इन दोनों पर यानी कि ततारा और वामीरो पर आधारित थी और ये एक प्रेम कथा थी। और उनके गांव की क्या रीति थी और किस प्रकार से ततारा और वामीरो ने अपने आत्म बलिदान से उस रीति को बदला, हमने ये सब भी इस पाठ में पढ़ा था। बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो आपकी स्पर्श जो पाठ्य पुस्तक है उसकी कविता है तोप, जिसके कवि का नाम है वीरेन डंगवाल। इस कविता में हम तोप के विषय में पढ़ेंगे। तोप यानी जो युद्ध में प्रयुक्त होता है एक हथियार के रूप में, और इस तोप का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया गया था तथा इस तोप को बनाने वाले कौन थे। अंग्रेज़ों ने इस तोप का निर्माण किया था और इसका प्रयोग हमारे विरुद्ध ही किया गया था। कब किया गया था? जब 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो ये सब बातें हम इस कविता में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा विषय है तोप कविता। तो बच्चों, सबसे पहले इस कविता लिखने का उद्देश्य क्या है? इस कविता का उद्देश्य है बच्चों को विरासत में मिली चीज़ों की संभाल की अहमियत बताना, कि जो चीज़ें हमें अपने बड़ों से मिली हैं उन चीज़ों को कैसे संभाल कर रखना है, इस बात को बच्चों को समझाना। बच्चों, सबसे पहले ये कविता पढ़ने से पहले मैं आप सब से जो बात पहले भी कहती हूँ कि आप सब अपनी अपनी पुस्तकें खोल लीजिए और उसमें से हमारी जो कविता है तोप, जो वीरेन डंगवाल जी द्वारा लिखी गई है, उस कविता को खोल लीजिए, क्योंकि हमने आपकी पाठ्य पुस्तक में से सबसे पहले पाठ प्रवेश पढ़ना है और पाठ प्रवेश में उस कविता या पाठ के विषय में निचोड़, अर्थात उस कविता में या पाठ में क्या बताया गया है उसके विषय में पाठ प्रवेश में हम पढ़ते हैं। तो इसके लिए सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तकें खोल लीजिए। तो सबसे पहले हम पाठ प्रवेश पढ़ेंगे और पाठ प्रवेश हम अब आरंभ करते हैं। प्रतीक और धरोहर दो किस्म की हुआ करती है। प्रतीक क्या होता है? जो चिन्ह होती है, निशानी होती है। और धरोहर क्या होती है? जो किसी की निशानी के तौर पर हम अपने पास रखते हैं। तो प्रतीक और धरोहर दो किस्म की हुआ करती है। एक वे जिन्हें देखकर या जिनके बारे में जानकर हमें अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का भान होता है, अर्थात उनके बारे में पता चलता है। और दूसरी वे जो हमें बताती हैं कि हमारे पूर्वजों से, मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, उनसे कब क्या चूक हुई थी। चूक का मतलब है गलती हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप देश की कई पीढ़ियों को दारुण दुख और दमन झेलना पड़ा था। मतलब बहुत ज़्यादा दुखों को, और दमन का मतलब होता है अत्याचारों को झेलना पड़ा था। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार जो हम निशानी के तौर पर हमारे पास चीज़ें हम अपने पास रखते हैं, उनसे हमें अपने बड़े बुज़ुर्गों की याद तो आती ही है। हमारी जो अचीवमेंट्स है, हमारी जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में भी पता चलता है, लेकिन कई कई बार हमारे बड़ों से क्या गलती हुई थी उसका एहसास भी उन विरासत में रखी हुई चीज़ों से हमें होता है। तो प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही दो प्रतीकों का चित्रण है। प्रतीक मतलब सिंबल्स, निशानी के तौर पर रखी हुई चीज़ें।
ये पाठ हमें याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। भारत ने उसका स्वागत ही किया था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में केवल व्यापार करने के इरादे से आई थी और भारतवासियों ने उसका स्वागत किया, लेकिन करते कराते ये वह हमारी शासक बन बैठी। मतलब अंग्रेज़ों ने हम पर अधिकार जमा लिया। उसने कुछ बाग बनवाए तो कुछ तोपें भी तैयार की। उन तोपों ने इस देश को फिर से आज़ाद कराने का सपना साकार करने निकले जाबाजों को मौत के घाट उतारा। मतलब जिन अंग्रेज़ों ने उस तोप को बनाया था, सबसे पहले उस तोप का इस्तेमाल हमारे विरुद्ध ही किया गया था। और कब किया गया था? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में। पर एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका। मतलब कि हमने आज़ादी प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष किया, तोप को निस्तेज कर दिया। निस्तेज मतलब धराशायी, निस्तेज मतलब अब जिसका प्रयोग हम अपने विरुद्ध नहीं करते हैं। फिर भी हमें इन प्रतीकों के बहाने ये याद रखना होगा कि भविष्य में कोई और कंपनी ऐसी कंपनी अगर भारत में आ जाए तो यहाँ पर आकर अपने पाँव ना जमाने पाए, जिसके इरादे नेक ना हो और यहाँ फिर वही तांडव मचे जिसके घाव अभी तक हमारे दिलों में हरे हैं। भले ही अंत में उनकी तोप भी उसी काम क्यों ना आए जिस काम में इस पाठ की तोप आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि इस पाठ प्रवेश के माध्यम से कवि ने ये बताया है कि जिस तोप का इस्तेमाल एक समय में हमारे विरुद्ध किया गया था, हमारे पूर्वजों ने उस तोप का इस्तेमाल किस प्रकार से किया, अर्थात अब उस तोप को निस्तेज कर दिया है। निस्तेज का मतलब होता है तेजहीन। अब उस तोप को हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार ये जो प्रतीक या निशानियाँ होती हैं, ये हमें इस बात का एहसास भी दिलाती है कि कई बार हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनसे जो गलतियाँ हुई थी वो गलतियाँ हम ना करें। तो ऐसा ही कुछ हमने इस तोप कविता में पढ़ना है। तो कहता है एक समय ऐसा था जब तोप का इस्तेमाल युद्ध में किया गया था, लेकिन अब इसी तोप का इस्तेमाल जो है वो हमारे विरुद्ध नहीं किया जा रहा। उसका कारण क्या है? क्योंकि एक तो हमें आज़ादी मिल गई है और दूसरा इस तोप को जो कंपनी बाग भी अंग्रेज़ों ने बनाए थे या जो तोप अंग्रेज़ों ने बनाई थी, अब इस तोप को हमने कंपनी बाग में सजावट के तौर पर रखा हुआ है। तो ऐसा ही कुछ हम इस तोप के विषय में इस कविता में पढ़ेंगे। बच्चों, ये पाठ प्रवेश अर्थात इसमें कविता के विषय में बहुत कुछ बताया गया है। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि किसी भी पाठ या कविता को जब भी पढ़ते हैं हम, तो सबसे पहले हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उस कविता या पाठ का हम पाठ प्रवेश ज़रूर पढ़ें, क्योंकि कभी कभी इसमें से ही प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो आप सबसे मैं यही कहूँगी कि पाठ प्रवेश आप ज़रूर पढ़ना और उसको अच्छे से दिमाग में रखना भी। तो इस पाठ प्रवेश में 2-3 मुहावरों का प्रयोग भी किया गया है। जैसे सबसे पहला मुहावरा है मौत के घाट उतारना। मौत के घाट उतारना का मतलब होता है जान से मार देना। इसके अलावा एक और मुहावरे का प्रयोग किया गया है, वो मुहावरा है घाव हरे होना। घाव हरे होना का मतलब होता है दुखों या दुख दोबारा से याद आना। तो बच्चों इन 2 मुहावरों को भी ध्यान से आपने समझना है तथा उनके अर्थ और वाक्य किस प्रकार से बनाने हैं आपने ये भी अच्छे से समझना है। तो बच्चों, अब हम कविता का आरंभ करते हैं। मैं 3-3, 4-4 पंक्तियाँ लूँगी और फिर उनकी व्याख्या आपको समझाऊंगी। तो आपने बहुत ध्यान से उन पंक्तियों को सुनना है तथा उनके जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ को अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक पर लिखना भी है। तो चलिए कविता आरंभ करते हैं। तो कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप।
तो पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। मुहाने का मतलब होता है प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार मतलब एंट्रेंस, डोर जो होता है। धर रखी का मतलब रखी गई है। तो इस कविता में कवि वीरेन डंगबाल जी ये कह रहे हैं, किसके विषय में बता रहे हैं? तोप के विषय में, कि कंपनी बाग के मुहाने पर, कि कंपनी बाग का जो प्रवेश द्वार है, कंपनी बाग कौन सा होता है बेटा? कंपनी गार्डन जैसे अमृतसर में है, जैसे अलग अलग शहरों में जो गार्डन या बाग बनाए जाते हैं, और इसमें जिस बाग का वर्णन किया गया है वो कानपुर के बाग का वर्णन किया गया है, कि वहाँ के प्रवेश द्वार पर जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जिस तोप का इस्तेमाल किया गया था, वह तोप अब कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी गई है। तो पहली दो पंक्तियां बच्चों आपको समझ में आ गई कि कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है ये 1857 की तोप, कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जिस तोप का इस्तेमाल किया गया था वो अब कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर एक प्रदर्शन की वस्तु के रूप में रखी गई है। तो इस प्रकार से इन पंक्तियों की व्याख्या हमने करनी है। तो बच्चों अब अगली पंक्तियाँ। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, साल में चमकाई जाती है 2 बार। तो बच्चों पहले हम करेंगे कठिन शब्दों के अर्थ। संभाल का मतलब होता है देखभाल, और विरासत का मतलब होता है जो हमें अपने बड़े बुजुर्गों से वस्तुएं मिलती हैं, उन्हें हम कहते हैं विरासत। जैसे कोई भी धन या संपत्ति, जैसे आपके दादाजी से आपके पिताजी को मिली और आपके पिता से आपको मिलेगी, तो इस संपत्ति या धन दौलत या ज़मीन को बोलते हैं विरासत में मिली चीज़ें। तो विरासत मतलब पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त वस्तुएं। तो ये तो रहे कठिन शब्दों के अर्थ। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। इसकी होती है बड़ी संभाल। किसकी होती है बड़ी संभाल? तोप की। इस तोप की बहुत अच्छे से देखभाल की जाती है, और विरासत में मिले क्योंकि ये हमें विरासत में मिली है, अर्थात ये हमें हमारे पूर्वजों से मिली है, और इसे कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। कहते जिस प्रकार कंपनी बाग की साफ सफाई की जाती है, साल में 2 बार उसको अच्छे से चमकाया जाता है, ठीक इसी प्रकार इस तोप को भी साल में 2 बार चमकाया जाता है, उसको साफ किया जाता है। और वो 2 बार या साल में 2 जिन खास दिनों में ये तोप को चमकाया जाता है, वो खास दिन पता है बच्चों कौन से हैं? वो खास दिन हमारा जो एक स्वतंत्रता दिवस है और एक गणतंत्र दिवस, साल में जब उन 2 दिनों को विशेष रूप से मनाया जाता है, तो इस अवसर पर तोप को अच्छे से चमकाया जाता है और उसकी साफ सफाई की जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तोप की बड़ी देखभाल की जाती है क्योंकि ये हमें विरासत में मिली है, और कंपनी बाग की जिस तरह से साल में 2 बार सफाई की जाती है, उसको चमकाया जाता है, ठीक उसी प्रकार तोप को भी साल में 2 बार चमकाया जाता है। और वो 2 अवसर कौन से हैं? एक हमारा स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त, और एक हमारा गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी। इन 2 दिनों पर या 2 अवसरों पर खास तौर पर तोप को विशेष रूप से साफ करके उसे चमकाया जाता है। तो बच्चों अगली पंक्तियाँ। सुबह शाम आते हैं कंपनी बाग में बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है ये तोप कि मैं बड़ी जबर। तो बच्चों सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ। सैलानी का मतलब होता है टूरिस्ट, अर्थात दर्शनीय स्थलों पर आने वाले यात्री, कि जो पर्यटक होते हैं, जो यात्री होते हैं, जो घूमने फिरने के लिए आते हैं, उन्हें हम कहते हैं सैलानी। जबर का मतलब होता है ताकतवर। अब इन पंक्तियों में तोप अपनी स्थिति का वर्णन कर रही है,
और कवि ये बता रहा है कि सुबह शाम आते हैं कंपनी बाग में बहुत से सैलानी, कि सुबह और शाम के समय कंपनी बाग में बहुत से पर्यटक, बहुत से यात्री दूर दूर से इसे देखने के लिए आते हैं। उन्हें बताती है ये तोप कि मैं बड़ी जबर। कहते ये जो तोप है वो चुपचाप ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो लोगों को ये कह रही है कि एक समय में, एक ज़माने में मैं बहुत ही ताकतवर होती थी, मतलब मेरी शक्ति प्रबल थी, मैं बहुत ज़्यादा जबर अर्थात ताकतवर थी। अगली पंक्तियाँ बेटा। उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ। सूरमा होते हैं वीर, और धज्जे का मतलब होता है चिथड़े चिथड़े करना। धज्जे उड़ाना का मतलब होता है किसी को परास्त कर देना, किसी को हरा देना। तो यहाँ पर जैसे पहली पंक्तियों में हमने किया, जब तोप ये कह रही थी, तोप सैलानियों को जो उसे देखने के लिए आते हैं, वो तोप उन्हें ये बताती है कि मैं एक ज़माना ऐसा था जब मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी और मैंने बड़े बड़े अच्छे मतलब बड़े बड़े सूरमाओं के धज्जे उड़ा दिए थे, अर्थात जितने भी वीर थे उन वीरों को मैंने परास्त कर दिया था। परास्त का मतलब होता है हरा देना, कि चिथड़े चिथड़े कर दिए थे उन सूरमाओं के, अर्थात उन सूरमाओं को एक ज़माने में जब मैं बहुत ताकतवर होती थी तो मैंने उन सूरमाओं को हरा दिया था। तो बच्चों, इस प्रकार से आज हमने तोप की एक स्थिति का वर्णन किया है। उस स्थिति का वर्णन किया है जब तोप ये बता रही है कि एक ज़माना ऐसा था जब मैं बहुत ही ताकतवर होती थी और उस समय में मैंने बड़े बड़े सूरमाओं को हरा दिया था। एक तो हमने पहली स्थिति का वर्णन आज हमने पढ़ा है, और तोप की जो दूसरी स्थिति है उसका वर्णन, अर्थात जो हमारी शेष रहती कविता है, वो हम कल की कक्षा में करेंगे। तो आज की कक्षा में जो भी हमने पढ़ा वो हमने तोप के बारे में पढ़ा कि तोप के विषय में कवि ने क्या बताया है। कवि ये बता रहा है कि एक ज़माने में जो तोप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती थी वो अपनी स्थिति को बयान कर रही है, और बयान करते करते कवि ये बताता है कि जिस तोप का इस्तेमाल 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किया गया था, अब वो तोप जो है वो कहाँ रखी गई है? कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर, और बहुत से सैलानी उसे देखने के लिए सुबह शाम आते हैं। और तोप अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए लोगों को ये बता रही है कि एक ज़माने में मैं बहुत ही ताकतवर हुआ करती थी। तो आज हमने यहाँ तक इस कविता को पढ़ा, उसकी व्याख्या पढ़ी। अब शेष रहती कविता हम कल पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप सबका काम ये है कि आपने आज जो कविता का हमने पाठ प्रवेश पढ़ा है, एक तो आपने उसको ध्यान से पढ़ना है, दूसरा जितनी कविता मैंने आपको करवाई है और जो उनके कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों को ध्यान से याद करना है, उनको समझना है तथा उसकी व्याख्या को समझने की कोशिश करनी है। और साथ में इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपने घर पर रहते हुए स्कूल का काम तो पूरा करना ही है, साथ साथ में अपनी सेहत का ध्यान भी रखना है। तो अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे और इस कविता की जो शेष रहती पंक्तियां हैं उसकी व्याख्या भी पढ़ेंगे। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि घरों में रहें, स्वस्थ रहें।